Hello all and welcome to Study Data. So this is Vaibhav Shukla and today we are going to talk about the question paper of CLAT 2016 and CLAT 2016 के किस सेगमेंट के बारे में हम बात करेंगे? हम बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग के बारे में। तो देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपका एक ही जो इसको इन क्वेश्चंस को क्रैक करने का आपके पास एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि हमें किससे स्ट्रिक्ट रहना है, हमें हमारे किससे प्रिंसिपल से स्ट्रिक्ट रहना है। किस चीज से? प्रिंसिपल से स्ट्रिक्ट करके रहना है। प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद प्रिंसिपल को क्या करना है? प्रिंसिपल को अप्लाई करना है किस चीज पे? फैक्ट्स पे। ठीक, वी हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑन द फैक्ट्स और उसके बाद हमें अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल के बाद फैक्ट्स, उसके बाद वी हैव टू क्या करना है? डिड्यूस आवर आंसर। ओके, गेटिंग इट? तो कोई भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल अप्लाई टू द फैक्ट्स एंड देन डिड्यूस द आंसर। क्लैट 2017 के क्वेश्चन पेपर के हम बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द क्लैट 2016। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल क्या कह रहा है? प्रिंसिपल कह रहा है कि इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन इज इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन इज एक्शनेबल इन लॉ। भाई किसी इंसान के ऊपर फोर्स यूज करना, वो भी किस तरीके से? इंटेंशनली यूज करना लॉ में कैसा माना गया है? लॉ में एक्शनेबल माना गया है। ठीक, उस पे आप एक्शन ले सकते हो। तो फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स कह रहे हैं कि P and D आर अननोन टू ईच अदर। P and D, P और D दो लोग हैं जो कि क्या है? अननोन है एक दूसरे से। When P is about to sit on a chair, जब P एक चेयर पे बैठने वाला होता है तो D क्या करता है? D intentionally pulls it away as a result of which P falls on the floor and is injured। भाई P और D दो आदमी हैं, ठीक? जब P एक चेयर पे बैठने वाला रहता है तो D क्या करता है? पीछे से चेयर को खींच देता है, जिसके कारण P गिरता है और उसे चोट लग जाती है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ अनइंटेंशनल तो नहीं है, जो भी है वो क्या है? इंटेंशनल है, क्योंकि जब वो बैठने वाला था तभी उसने चेयर खींची। ठीक, और ऐसा हमारे फैक्ट्स में कहीं नहीं लिखा है कि उसने देखा नहीं कि P बैठने वाला है और उसने अनइंटेंशनली चेयर खुद के बैठने के लिए खींची। यहाँ पे इंटेंशनल ही मानेंगे। क्यों? अच्छा लिखा ही है ना, देखिए ना लिखा ही है कि इंटेंशनली पुल्स। ठीक, तो इंटेंशन तो क्लियर हो गई। ठीक, अब इंटेंशनली उसने चेयर खींची, जिससे क्या हुआ? वो गिर गया। तो क्या यूज हो गया? फोर्स यूज हो गया, उससे वो इंजर भी हो गया। चलिए चार ऑप्शन है आपके पास। D is not liable, D is not liable, D is not liable। ऑप्शन A बोल रहा है D is not liable, C बोल रहा है D is not liable, D बोल रहा है D is not liable। तो D is liable का ऑप्शन बचता ही क्या है हमारे पास? ऑप्शन B। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, D is liable as he intentionally caused injury to P। ठीक, क्यों? देखिए जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे लगाया, तो हमारा आंसर हमारे दिमाग में पहले से ही आ चुका था कि भाई प्रिंसिपल बोल रहा है कि इंटेंशनली अगर कोई फोर्स यूज कर रहा है, और फैक्ट्स में उसने क्या किया? उसने इंटेंशनली फोर्स यूज किया। ठीक, गॉट इट? यहां तक समझे? अब जब उसने इंटेंशनली फोर्स यूज किया है और सामने वाले को इंजरीज भी हुई है, तो वो क्या है? वो एक्शनेबल है। तो अगर वो एक्शनेबल है तो D क्या होगा? D भैया आपका क्या होगा? D होगा आपका लायबल। ठीक है, तो अब ये चीज हमें पता है कि D लायबल होगा। तो जब D लायबल होगा तो लायबल का ऑप्शन ही एक है, तो तीन ऑप्शन की तरफ हमें पढ़ना ही नहीं है। जब हम ये चीज पढ़ेंगे ना कि D is not liable, D is not liable and D is not liable, ये तीन चीजों को पढ़ते से ही समझ जाइए कि हमारा आंसर B है। और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये 10 सेकंड वाला सवाल है, बिल्कुल B को ऑप्शन लगाते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बात कर रहा है वेजरिंग एग्रीमेंट की। बोल रहा है कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो वॉइड होते हैं। ठीक, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। सेकंड प्रिंसिपल बोल रहा है, दो प्रिंसिपल है इसमें। सेकंड बोल रहा है कोलेटरल एग्रीमेंट टू वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। भाई वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के जो कोलेटरल एग्रीमेंट होंगे वो भी वॉइड होंगे। चलिए ठीक है, देखिए फैक्ट XYZ बैंक lends rupees 40,000 to Sabu in order to enable him to award as prize to Randeep who is the winner of horse race। ठीक है, XYZ बैंक जो है उसने क्या किया, 40,000 रुपए साबू को दिए, लेंड किए, उधार दिए। किस चीज के लिए, ताकि वो उसको विनर को एज अ प्राइज दे सके जो कि हॉर्स रेस जीतने वाला है। बाद में लेटर साबू रिफ्यूज टू पे द प्राइस स्टेटिंग दैट हॉर्स रेसिंग इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। बाद में साबू ने कहा कि हॉर्स रेसिंग एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, तो मैं पैसा वापस नहीं लौटाऊंगा। कैन XYZ बैंक रिकवर मनी फ्रॉम साबू? ऑप्शन देखते हैं। पहला बोल रहा है यस इट इज ओनली अ कोलैटरल एग्रीमेंट टू हॉर्स रेसिंग एंड देयरफॉर द बैंक कैन रिकवर द मनी फ्रॉम साबू। ठीक, दूसरा बोल रहा है हॉर्स रेसिंग इज इलीगल एंड देयरफॉर XYZ बैंक कैन नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम साबू। सी बोल रहा है नो एज इट इज अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। और डी बोल रहा है बैंक कैन रिकवर मनी फ्रॉम साबू सो दैट पेमेंट ऑफ प्राइज मनी कैन बी मेड टू रणदीप। ठीक है, चलिए भैया बहुत अच्छी बात है। तो साबू ने पैसा क्यों लिया था, साबू ने रणदीप को देने के लिए दिया था जो कि विनर है। ठीक, चलिए अब हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होंगे, लेकिन उसके जो कोलेटरल एग्रीमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो वैलिड होंगे। कैसे होंगे, वो वैलिड होंगे। तो हॉर्स रेसिंग भले ही एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हॉर्स रेसिंग के विनर को अमाउंट देना है, प्राइज मनी देना है, वो अगर आप बैंक से उधार ले रहे हैं तो दैट इज नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट टू कोलेटरल एग्रीमेंट टू वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए हॉर्स रेसिंग इज इलीगल देयरफॉर, देखिए ये हमारे प्रिंसिपल के साथ ही नहीं जाता, तो इसको काट दीजिए। ठीक, सी बोल रहा है कि नो एज इट इज अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये मैंने आपको पहले बताया, ये कोलेटरल एग्रीमेंट है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपने आप में वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर में पूरी बातें कर चुके हैं, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप सभी को क्लियर होनी चाहिए ये चीज कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक, और मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद ही हम इतने ऊपर से बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक, चलिए तो डी बोल रहा है कि बैंक कैन रिकवर मनी फ्रॉम साबू सो दैट पेमेंट ऑफ प्राइज मनी कैन बी मेड टू रणदीप। इसे भी हटाइए। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए बच रहा है कि ये इट इज ओनली अ कोलेटरल एग्रीमेंट टू हॉर्स रेसिंग एंड देयरफॉर द बैंक कैन रिकवर द मनी फ्रॉम साबू। हां भाई, क्योंकि ये कोलेटरल एग्रीमेंट है और हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हमारा प्रिंसिपल कह रहा है कि कोलेटरल एग्रीमेंट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, तो बैंक क्या कर सकती है, बैंक साबू से मनी रिकवर कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम। जब एक आदमी लॉफुली कुछ करता है किसी इंसान के लिए या कुछ डिलीवर करता है उसके पास, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो और टू प्रोवाइड ग्रेचुअसली। ठीक है, and such other person takes the benefit of that, the latter is bound to compensate the former for something done or thing provided or to restore the thing so delivered। ठीक है, ठीक, ये बोल रहा है कि भाई जब कोई इंसान लॉफुली किसी इंसान के लिए कोई चीज कर देता है या कोई चीज उसे दे देता है या कोई चीज उसे डिलीवर कर देता है जो कि उसकी इंटेंशन नहीं होती, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो और टू प्रोवाइड, ना ही उसे ग्रेचुअसली प्रोवाइड करना चाहता है, एंड सच अदर पर्सन, लेकिन जिस पर्सन को उसने वो चीज लॉफुली दी है या उसके लिए कुछ लॉफुली कुछ किया है, वो इंसान क्या करता है, वो इंसान उस चीज का बेनिफिट ले लेता है, वो जो चीज उसे प्रोवाइड की गई है उसे यूज कर लेता है, जो चीज उसे डिलीवर की गई है, ठीक है, उसे
उससे किसी तरीके का बेनिफिट ले लेता है, तो क्या होगा, जिस इंसान ने बेनिफिट लिया है द लेटर इज बाउंड टू कंपनसेट द फॉर्मर। जो दूसरा व्यक्ति है जो बेनिफिट ले रहा है वो बाउंड हो जाता है पहले व्यक्ति को कंपनसेट करने के लिए फॉर समथिंग डन और थिंग, कोई चीज करने के लिए या कोई चीज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर रिस्टोर करे जो भी थिंग उसे डिलीवर हुई थी उसे, ठीक है, या तो उसे कंपनसेट करे या जो थिंग डिलीवर हुई थी रिस्टोर करे। चलिए ठीक, फैक्ट पढ़ते हैं। ट्रेडर ए डिलीवर सर्टेन ईटेबल्स एट बी's हाउस बाय मिस्टेक। जो ट्रेडर है नाम ए नाम का, वो क्या करता है, गलती से बी के घर पे कुछ चीजें डिलीवर कर देता है, ठीक, कुछ ईटेबल्स। अब बी कंज्यूम्ड द ईटेबल्स विदाउट आस्किंग एनीथिंग। बी महाशय जो थे उन्होंने कुछ नहीं पूछा और जो भी खाने का सामान था वो सब खा गए। Which of the following derivation is correct? अब ये देखिए, तो हमने क्या बात करी कि भाई कभी कोई किसी इंसान को लॉफुली कुछ चीज डिलीवर कर देता है जिसकी उसकी इंटेंशन नहीं थी या वो ग्रेजुअसली उसे नहीं देना चाह रहा था पर वो दे देता है लॉफुली, तो क्या अगर दूसरा आदमी उससे बेनिफिट ले लेता है तो उसे या तो रिस्टोर करे या कंपनसेट करे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ, उसने उसे लॉफुली कुछ ईटेबल्स उसके यहाँ डिलीवर कर दिए जो कि वो उसकी इंटेंशन नहीं थी वहां करने की, ठीक है, लेकिन उसने बाय मिस्टेक कर दिए। और बी क्या किया, उसने कंज्यूम कर लिया, उसने पूछा तक नहीं एक बार कि भाई मैंने तो मंगाया नहीं, मेरे को क्यों दे रहा, उसने तो कंज्यूम कर लिया। तो प्रिंसिपल को जब हम फैक्ट पे लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है कि भाई बी या तो रिस्टोर करे या कंपनसेट करे, ठीक। अब देखिए ऑप्शन बी इज बाउंड टू पे, बी कैन बी मेड लायबल टू पे, ठीक है, ठीक है, और बी इज नॉट बाउंड टू पे, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ बी टू मेक द पेमेंट टू इट। तो देखिए सी और डी आपका एलिमिनेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि सी कह रहा है बी इज नॉट बाउंड टू पे फॉर द ईटेबल्स, प्रिंसिपल के साथ नहीं जा रहा है, प्रिंसिपल हमने फैक्ट पे लगा के देख लिया है, इतना तो हमें पता है कि इसे पे करना पड़ेगा, ठीक, तो ये तो आपका खत्म। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ बी टू मेक पेमेंट टू ए, ऐसे कहीं हमारे प्रिंसिपल में बात ही नहीं हुई कि उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसमें तो लिखा है कि इट इज बाउंड टू कंपनसेट, भाई बाउंड है वो कंपनसेट करने के लिए, उसमें डिस्क्रिप्शन की कोई बात नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब ए और बी बचे, तो बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है बी कैन बी मेड लायबल टू पे फॉर द ईटेबल्स ओनली इफ ए एस्टैब्लिश्ड एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, और ऑप्शन ए कह रहा है कि बी इज बाउंड टू पे ए फॉर द ईटेबल्स। भाई यहाँ पे कहा हमारे प्रिंसिपल में कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा कि बी इज बाउंड टू पे ए फॉर द ईटेबल्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का प्रिंसिपल कह रहा है आपका कि कंसेंट इज अ गुड डिफेंस इन अ सिविल एक्शन फॉर टॉर्ट बट द एक्ट शुड बी द सेम फॉर व्हिच कंसेंट वाज गिवन। कंसेंट एक बहुत ही अच्छा डिफेंस होता है, किस चीज में होता है वो बहुत ही अच्छा डिफेंस, एक सिविल एक्शन में जो कि टॉर्ट में लिया जाता है, ठीक है, कंसेंट इज अ डिफेंस, ठीक है, समझ गए हम, ठीक। लेकिन वो जो एक्ट है वो वही एक्ट होना चाहिए जिसके लिए कंसेंट दी गई थी, ठीक। फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स का कह रहे हैं कि बी वाज फॉर्मली इनवाइटेड बाय ए टू हिज हाउस, बी को ए ने अपने घर पे इनवाइट किया, वो भी फॉर्मली, ठीक। बी आफ्टर सिटिंग फॉर सम टाइम इन ड्राइंग रूम मूव्ड टू द बेडरूम ऑफ द हाउस, ठीक है। भैया बी थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठा, फिर कहां चला गया, बेडरूम में चला गया। ए सूड बी फॉर ट्रेसपास, ए ने उसे सू कर दिया किस चीज के लिए, ट्रेसपास के लिए। अब एक बात बताइए, जब आपको कोई ऑफिस का कॉलीग या फिर कोई भी आपका पड़ोसी जिससे आपके बहुत अच्छे टर्म्स ना हो, कोई फॉर्मली आपको अपने घर पे इनवाइट करता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके ड्राइंग रूम में जाके सोफे पे बैठते हैं, लिविंग रूम में बैठते हैं, या आप सीधे जाते हैं जाके और बिस्तर पे सो जाते हैं कि हाँ भाई मैं तो 2 घंटे एसी ऑन करके सोऊंगा, जब तक खाना वाना रेडी हो जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा। ये फॉर्मल होता है, तो बहुत इनफॉर्मल हो गया भाई, है ना। तो फॉर्मल क्या होता है कि फॉर्मल तो भाई यही होता है कि आप जाकर के ड्राइंग रूम में बैठे रहे, ठीक। तो ये बात तो समझ में आ गई कि उसे किस चीज की कंसेंट दी गई थी, उसे कंसेंट दी गई थी ड्राइंग रूम तक बैठने की, ठीक है। या फिर कहीं पे ए बोलता है कि चलिए चलिए आइए छत पे चलते हैं, या आइए किचन में चलते हैं, आइए डाइनिंग रूम में चलते हैं, जहाँ पे वो आपको कंसेंट दे रहा है वहां बेडरूम की उसने कंसेंट दी नहीं है, फॉर्मल इन्विटेशन बेडरूम के लिए नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये तो हम समझ गए कि कंसेंट किस चीज की नहीं दी गई थी, बेडरूम की नहीं दी गई थी, ठीक है। तो इसने
ट्रेसपास तो कमिट कर दिया है, ठीक। अब B has interfered with the privacy of A ऑप्शन A बोल रहा है, ऑप्शन B बोल रहा है B has committed no trespass as he entered the house with A's consent। भाई एंट्री की थी हाउस में A की कंसेंट से, लेकिन बेडरूम तक जाने की कंसेंट नहीं थी, B आपका एलिमिनेट हो गया। C बोल रहा है B has offended A by moving to bedroom। भाई ऑफेंड किया हो नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बात ट्रेसपास की हो रही है, ठीक है, और ना ही ये ऑफेंसिव हमारा प्रिंसिपल कोई बात कर रहा है, C भी आपका एलिमिनेट हो गया। D कह रहा है कि B has committed trespass as there was no consent of A for entry in the bedroom, और A कह रहा है B has interfered with the privacy of A। तो A हो गया आपका एलिमिनेट और D हो गया आपका राइट आंसर। और D राइट आंसर क्यों हो गया? क्योंकि जब हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं उसको फैक्ट्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर D सबसे सही निकल रहा है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर D हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो A भाई साहब थे उन्हें कंसेंट नहीं दी गई थी बेडरूम में जाने के लिए, और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ट्रेसपास कमिट किया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का प्रिंसिपल कह रहा है whoever takes away any movable things, whoever takes away any movable thing from the land of any person, from the land of any person without that person's consent, he is said to have committed theft। थेफ्ट का प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कह रहा है कि कोई भी आदमी अगर कोई भी मूवेबल थिंग किसी भी इंसान के लैंड से अगर लेकर के जाता है उस पर्सन की कंसेंट के बिना, तो वो क्या कमिट करता है? वो थेफ्ट कमिट करता है। चलिए फैक्ट्स देखते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द हाउस ऑफ सी, ठीक, सी की हाउस की विजिट के लिए आते हैं, ठीक, कौन? ए, ठीक है। ए ने क्या किया? बी को कहा, बी कौन है? सी का बेटा, टू अकम्पनी ए टू दी फॉरेस्ट, ठीक। भैया जब सी बी के घर आता है, ठीक है, जब ए सी के घर आता है तो वो सी के बेटे बी को बोलता है कि प्लीज अकम्पनी मी टू दी फॉरेस्ट, मेरे साथ फॉरेस्ट तक चलो। नाइदर ए नॉर बी इन्फॉर्म सी, ना ही ए ने इन्फॉर्म किया सी को, ना ही बी ने इन्फॉर्म किया सी को इस बारे में। बी अकम्पनीड ए टू दी फॉरेस्ट, ठीक। बी ने क्या किया? बी ने अकम्पनी किया ए को फॉरेस्ट में। चलिए अब ऑप्शन आपका कह रहा है ए हैड्स कमिटेड थेफ्ट एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस ऑफ सी। चलिए ये तो गलत हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि थेफ्ट तो जब कमिट होगा जब वो कोई मूवेबल चीज को लेकर के चला जाएगा, वो बिना कंसेंट के किसकी? सी है। ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, ए हैज कमिटेड थेफ्ट, ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट टिल बी डिड नॉट अकम्पनी हिम, ठीक, ये कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि कोई मूवेबल थिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मूवेबल थिंग, ठीक है, थिंग या फिर प्रॉपर्टी, ठीक, ठीक, मूवेबल थिंग या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये शायद हम भी जानते हैं कि चाइल्ड इज नॉट अ प्रॉपर्टी। कभी आपको कोई अपने साथ ले जाएगा तो आपके पापा या मेरे पापा पुलिस स्टेशन में जाके ये नहीं बोलेंगे कि मेरा बच्चा चोरी हो गया, वो ये बोलेंगे मेरा बच्चा किडनैप हो गया है, मेरा बच्चा एब्डक्ट हो गया है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी एज, ठीक। तो चाइल्ड इज नॉट अ थिंग। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जब आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल थिंग को ले जाते हो उसकी लैंड से बाहर, ठीक, तो भाई यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि ए ने थेफ्ट कमिट नहीं किया है, तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब बचे बी और डी। बी कह रहा है ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट और ये कह रहा है ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट टिल बी डिड नॉट। अब भाई मतलब फिर वही बात कि बी ने कंपनी किया तो क्या थेफ्ट हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आपका सही आंसर क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्लैट 2016 में बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। 2017 जब हम पढ़ रहे थे तो दो स्लाइड्स के भी हमने क्वेश्चन देखे, लेकिन इनने क्लैट 2016 में जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया था वो बहुत महान आदमी है, ठीक। आपकी मेहनत मेरी मेहनत दोनों की मेहनत बचा रहे हैं। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि द
the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. भाई प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है? वो तब कंप्लीट हो जाती है जब वो जिसके लिए बनाई गई है उसकी नॉलेज में आ जाए। मतलब अगर आपने मुझे प्रपोज किया है, किसी ऑफर दिया है मुझे, किसी मान लीजिए आप मेरे को ये प्रपोज कर रहे हैं कि भाई मैं आपको 1 किलो सेब बेचना चाहता हूँ, आप सेब के व्यापारी हैं, तो जब तक मेरे नॉलेज में ये चीज नहीं आएगी कि आप मुझे सेब बेचना चाहते हैं, तब तक आपका प्रपोजल मेरे लिए कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? वो जब कंप्लीट होता है जब वो उस इंसान के नॉलेज में जाता है जिसके लिए वो बनाया जाता है। ठीक है, फैक्ट्स का कह रहा है ए सेंट अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द हाउस ऑफ बी। ठीक, A sent a letter making a proposal to B to purchase the house of B. A ने एक प्रपोजल भेजा B को कि वो B का घर खरीदना चाहता है। ठीक, चलिए ऑप्शन बोल रहा है the communication of proposal is complete when B reads the letter. The communication of proposal is complete when A sent the letter. The communication of proposal is complete when B's wife received it. The communication of proposal is complete when B's wife handed over the letter to B. देखिए यहाँ पे बी की वाइफ कहाँ से आ गई बीच में, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, कहीं लिखा है आपके फैक्ट्स में बी की वाइफ के बारे में कुछ भी? फिर बी की वाइफ वाले जो दो ऑप्शन है ना, इन्हें हटा दीजिए। ठीक, अब ये बोल रहा है प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर, ए सेंड द लेटर। अब ये क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब जिसके लिए वो कम्युनिकेशन है, वो प्रपोजल है, वो उसके नॉलेज में आ जाए। तो यहाँ पे जब उसने लेटर भेजा है तो वो लेटर उसकी नॉलेज में कब आएगा? वो लेटर उसकी नॉलेज में जब आएगा जब वो लेटर को पढ़ेगा, ना कि तब जब वो ये लेटर यहाँ से ए भेज देगा। तो कब कंप्लीट होगी? जब वो रीड करेगा उस लेटर को। ठीक है, ये बहुत ही सरल सवाल है, एक कंसेप्ट ही हमने पूरा पूछ लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल लॉ डज नॉट पेनलाइज फॉर रॉन्ग्स व्हिच आर ऑफ ट्रिवियल नेचर। भाई जो छोटे छोटे से जो क्या कहते हैं रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, जिनपे ट्रिवियल इश्यूज जो होते हैं बहुत छोटे से, उनके लिए रॉन्ग लॉ क्या करता है? आपको पनिशमेंट नहीं देता है, पेनलाइज नहीं करता है। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पेड़ में से आपने अमरूद तोड़ लिया, ठीक है, अब वो अगर चोरी का इल्जाम आप पे लगाएगा तो लॉ भी बोलेगा कि भाई क्या है, आप मतलब आपका दिमाग एक जगह पे है, आप एक अमरूद के लिए इंसान को कोर्ट लिया है, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद का भी। तो ऐसे फैक्ट्स, इन द कोर्स ऑफ अ डिस्कशन ए थ्रू अ फाइल ऑफ पेपर्स एट द टेबल व्हिच टच द हैंड्स ऑफ बी। इन द कोर्स ऑफ अ डिस्कशन, एक डिस्कशन करते हुए ए ने क्या किया, एक फाइल, पेपर की फाइल टेबल पे फेंकी, जो कहां पे लग गई? थोड़ी सी बी के हाथ पे लग गई। तो भाई अब मैं ऐसे टेबल पे फाइल फेंकूं, वो अगर बी के हाथ में लग गई तो बी मेरे पे केस कर देगा। तो भैया A is liable for his act as the file touched B's hand, A is liable for his act as it assaulted B, A is liable for insulting B, A is not liable for his act as it was of trivial nature। चलिए तो हमारा ऑप्शन डी सही है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ट्रिवियल नेचर का एक्ट है। भैया फाइल किसी के हाथ को टच कर जाए उसके लिए कोई इंसान लायबल नहीं हो सकता। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ये असॉल्ट नहीं है। ठीक है, जो ए लायबल होगा एक फाइल टच होने से, और ये इंसल्ट वाला फैक्टर तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा बोल नहीं रहा है इंसल्ट के बारे में, फैक्ट ऐसी कोई चीज बता नहीं रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का प्रिंसिपल किस बारे में बात कर रहा है? बात कर रहा है कॉपीराइट लॉ के बारे में, कि कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट्स ओनली वर्क। कॉपीराइट लॉ जो है वो किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? वो सिर्फ लोगों के काम को प्रोटेक्ट करता है। वर्क में cinematographic film but does not include performance by an actor in a cinematographic film। जो वर्क है वो वर्क क्या करती है? वो वर्क एक सिनेमेटोग्राफिक फिल्म को इंक्लूड कर सकती है, लेकिन उस सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में जो एक्टिंग होती है वो कॉपीराइट में नहीं आ सकता। मतलब कि सपोज करिए कि रोबोट इज अ मूवी, ठीक है। अब रोबोट जो है या फिर रोबोट के 2 पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। आयरन मैन के 3-4 पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कॉपीराइट हो सकता है कि यार ये जो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है आयरन मैन ये जो कैरेक्टर है इस पे हम ही बनाएंगे,
ठीक है, मेरा मेरा कॉपीराइट है, मैं मतलब और कोई नहीं। तो भाई आयरन मैन पे क्यों सिर्फ मार्वल स्टूडियोज, क्यों नहीं दूसरा कोई स्टूडियो बनाता है, क्यों नहीं बनाता है, डीसी वाले क्यों नहीं बनाते हैं? वो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनका क्या है, उनका वो कॉपीराइट है, उनका वो पेटेंट है, जो भी उनने ले रखा हो, ठीक है। तो लेकिन जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है या फिर रजनीकांत है या फिर किसी मूवी में शाहरुख खान एक्ट कर रहे हैं, तो वो ये नहीं बोल सकते कि ये एक्टिंग मेरी कॉपीराइट है। आपकी एक्टिंग किस बात की कॉपीराइट नहीं, ठीक है, आपकी एक्टिंग कर सकता है। तो फैक्ट बोल रहा है आलिया भट्ट एक्टेड इन अ मूवी, तो आलिया भट्ट अगर किसी मूवी में एक्ट कर रही है तो वो उसका कॉपीराइट नहीं होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बोल रहा है कि द एक्टिंग ऑफ आलिया भट्ट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ एज प्रोफेशनल वर्क, नो। द एक्टिंग ऑफ आलिया भट्ट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ, यस। चलिए लेकिन इसको होल्ड पे रखते हैं, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द एक्टिंग ऑफ आलिया भट्ट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ ओनली एज एन आर्टिस्टिक वर्क, नो। The acting of Alia Bhatt can be protected as film producer's work, no। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही है और हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि the acting of Alia Bhatt cannot be protected under copyright law, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से एक बार प्रिंसिपल देखेंगे सभी लोग, एक बार आप प्रिंसिपल देखिए फिर हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है इंपोर्ट में ब्रिंगिंग सम कंसाइनमेंट इनटू इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। चलिए इंपोर्ट के बारे में ये आपकी बात कर रहा है कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये बता रहा है कि भाई इंपोर्ट का मतलब जो है वो क्या होता है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि इंपोर्ट मींस ब्रिंगिंग, ठीक है, धीरे-धीरे इंपोर्ट मींस bringing some consignment into India from a foreign country। import का मतलब क्या होता है, एक consignment को इंडिया में लाना, कहां से, foreign country से, ठीक है। facts, a consignment from Sri Lanka entered the territorial waters of India। एक consignment श्रीलंका से इंडिया के territorial water में आ गया, ठीक है। however this consignment never crossed the Indian customs barrier nor did it enter into the stream of commerce in India। लेकिन ये जो प्रोडक्ट था, ये जो कंसाइनमेंट था, ये कभी ना ही कस्टम्स तक पहुंचा, ना ही ये कभी इंडिया के मार्केट में आया, ठीक। चलिए अब the consignment will only be imported into India when it enters into the stream of commerce in India। the consignment was not imported into India, the consignment was imported into India। the consignment will only be imported into India when it crossed the Indian custom barrier। देखिए ये क्या बोल रहा है कि भाई जब भी मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया की, ठीक है, इंडिया में क्या लाना, कोई भी कंसाइनमेंट लाना। अब देखिए सपोज करिए कि ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका समुद्र, ठीक, क्या है ये है आपका समुद्र, ठीक, ये है आपका ओशियन, ठीक। अब ये जो है ये श्रीलंका की वाटर बाउंड्रीज है, ठीक। ये जो है कि श्रीलंका का क्या है, टेरिटोरियल वाटर है और ये इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है, ठीक। अब अगर कोई शिप जो कि कंसाइनमेंट लेकर के आ रही है, वो जैसे ही इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करेगी और वो शिप इस साइड आएगी तो वो कहां आ जाएगी, वो आ जाएगी इंडिया में, ठीक। और जैसे ही वो इंडिया में आई वो कंसाइनमेंट इंडिया में इंपोर्टेड माना जाएगा, भले वो कस्टम में आए, भले वो कॉमर्स में आए, चाहे ना आए। तो ऑप्शन ए द कंसाइनमेंट विल ओनली बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया when it enters into the stream of commerce in India, no। the consignment was not imported into India, no, it was imported। D बोल रहा है the consignment will only be imported into India when it crosses the Indian custom barrier, not at all। तो C आपका ऑप्शन सही हो गया, तो बोल रहा है the consignment was imported into India, ठीक। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रिंसिपल कह रहा है पर्सन इज सेड टू हैव कमिटेड असॉल्ट। एक पर्सन जब असॉल्ट कमिटेड करता है जब व्हेन एन एप्रीहेंशन इज कॉज्ड इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, क्या होगा, एक पर्सन के माइंड में एप्रीहेंशन कॉज होगी, एक डर सा आएगा किस चीज का, कि दैट ही इज अबाउट टू यूज फिजिकल फोर्स अगेंस्ट हिज बॉडी। जब उसे ऐसा लगेगा कि यस जो
सामने वाला इंसान है वो कुछ देर में मतलब ही इज अबाउट टू यूज फिजिकल फोर्स ऑन हिज बॉडी। चलिए तो फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्स बोल रहे हैं ए अब्यूजेस बी व्हाइल ही वाज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन। ए बी को अब्यूज करता है कब, जब वो एक मूविंग ट्रेन में बैठे रहते हैं। बाय एग्रेसिवली शेकिंग हिज फिस्ट व्हेन बी वाज स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म एट अ डिस्टेंस। ठीक है, ए क्या करता है, बी को अब्यूज करता है और अपना मुक्का उसकी तरफ देख करके क्या करता है, शेक करता है कि आई विल बीट यू, ऐसे वहां से एक्शन करता है। लेकिन ए जो होता है ना वो कहाँ बैठे रहता है, ट्रेन में, और बी जो रहता है ना वो अच्छे खासे डिस्टेंस पे कहाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए बोल रहा है ए हैज कोज्ड एप्रीहेंशन ऑफ असॉल्ट इन द माइंड ऑफ बी, बी बोल रहा है ए हैज कमिटेड असॉल्ट अगेंस्ट बी, सी बोल रहा है ए हैज नॉट कमिटेड असॉल्ट अगेंस्ट बी, और डी बोल रहा है ए हैज कॉज्ड फियर ऑफ असॉल्ट इन द माइंड ऑफ बी। तो देखिए वो फियर कब आता है, जब वो दोनों एक ही ट्रेन में बैठे होते हैं या फिर वो बिल्कुल खिड़की के पास खड़ा होता, ए जो बी है और ए खिड़की के पास से उसको मुक्का दिखा रहा था तो खिड़की में से बाहर निकाल के मार सकता है, या फिर दोनों प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इतनी दूरी पे एक मूविंग ट्रेन में से आदमी आपको मुक्का नहीं मार सकता, तो किस बात का एप्रीहेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है ए हैज कॉज्ड एप्रीहेंशन, गलत है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ए हैज कमिटेड असॉल्ट, नहीं असॉल्ट कमिट नहीं हुआ है। सी बोल रहा है ए हैज नॉट कमिटेड असॉल्ट अगेंस्ट बी, ठीक है। और डी बोल रहा है ए हैज कॉज्ड फियर ऑफ असॉल्ट इन द माइंड ऑफ बी, बिल्कुल नहीं, कोई फियर नहीं, कुछ नहीं। ऑप्शन सी हमारा प्रिंसिपल और फैक्ट के साथ सबसे सही जा रहा है, और क्या कह रहा है कि ए हैज नॉट कमिटेड असॉल्ट अगेंस्ट बी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई होप अभी तक आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।